नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट के बारे में। तो न्यू पार्लियामेंट भवन बनाया जा रहा है, इसके संबंध में ये मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट का क्या निर्णय आया है वही इस आर्टिकल में बताया गया है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। डिसेंडिंग ओपिनियन भी आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है, हम न्यूज़ इन फ्लैश पे चर्चा करते हैं, उन महत्वपूर्ण समाचारों पे चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने के लिए मिला? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी मणिपुर। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, साथ ही इसके फायदे, बेनिफिट और इससे जो इश्यूज एसोसिएटेड है, इसके जो बेनिफिट, जो डिमेरिट्स हैं, उन पर भी आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो आज का एक ही आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका वर्डिक्ट आया है। तो ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है वो जान लेते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें जो हमारा पार्लियामेंट है और उससे जुड़ी हुई जो आसपास की जो भवन है, इस पूरा एरिया का एक कायाकल्प करके नया भवन तैयार करना और पूरे एरिया का रीडेवलपमेंट करने का ये प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ याचिकाएं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मुख्य बिंदु थे जैसे लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज, वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉ और वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो इन कुछ कानूनों के उल्लंघन के को देखते हुए ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। इसका वर्डिक्ट आ गया हो, ये वर्डिक्ट आया है 2:1 के रेशियो से। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी जजमेंट रहा वो ये था कि ये जो प्रोजेक्ट पे स्टे नहीं लगना चाहिए और इससे ऑनगो परमिशन मिल गई है। और यहाँ पर एक डिसेंडिंग ओपिनियन भी आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या चैलेंजेस थे, क्या चुनौतियाँ थी, वो देखते हैं। तो जैसे हमने बताया कि लैंड यूज, चेंज ऑफ लैंड यूज के संबंध में एक था, उसके अलावा मैनर और प्रोसीजर क्या एडॉप्ट की गई इस चेंज को लेकर, मेकिंग द चेंजेस, उसको लेकर भी पिटीशन लगी। तो ये कुछ चुनौतियां थी कि लैंड यूज किस प्रकार आपने करा और मैनर और प्रोसीजर जो आपने अपनाई उसको भी चुनौती दी गई। तो यहाँ पे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा कमेटी वाज सेट अप टू रश द अप्रूवल्स। तो यहाँ पर ये आरोप लगा, यहाँ पर प्रोसेस में एक चीज़ की ये चुनौती दी गई कि सेंट्रल विस्टा कमेटी जो है, जो कमेटी बनाई गई है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उसने अप्रूवल्स पाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी करी और जितने प्रॉपर आपको अप्रूवल्स लेने चाहिए थे उस हिसाब से ये अप्रूवल नहीं गए। इस मामला सीवीसी के पास में भी गया। तो इंटरेस्टेड बाय ये सीवीसी ला, जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है, इसने इसको हामी भरी कि ये अपने तौर पे बिल्कुल सही है। उसके अलावा अप्रूवल्स दिल्ली अर्बन कमीशन वर विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो यहाँ पर बताया गया कि जो दिल्ली अर्बन कमीशन है, इन्होंने जो अप्रूवल्स दिए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिए। तो ये भी मामला कोर्ट में डिस्कस किया गया। उसके अलावा फेल टू कंसल्ट हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी। तो यहाँ पर एक और बात ये कही गई थी इस केस में कि जो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी होती है, जो कि हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने की, बचाने की जिनका उद्देश्य होता है, इनको भी कंसल्ट नहीं किया गया, इसलिए भी ये मामला कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके अलावा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हैड नो मैंडेट टू ग्रांट क्लियरेंस। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है, इनके पास में कोई भी राइट नहीं है कि ये क्लियरेंस दे। द प्रोजेक्ट वॉज मल्टी सेक्टरल एंड EAC हैज नो एक्सपर्टाइज। तो जो सेक्टरल प्रोजेक्ट होता है, इसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसीलिए भी कि आपने इनसे क्लियरेंस लिया तो ये भी अपने आप में सही नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर चैलेंज किया गया। तो वैसे तो यहाँ पर मेजॉरिटी जजमेंट
देकर इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन डिसेंडिंग ओपिनियन भी आया है बाय जस्टिस संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी ने क्या कहा है वो देखते हैं। उन्होंने कहा है द चेंज इन लैंड यूज मस्ट बी स्ट्रक डाउन ऑन बोथ प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव ग्राउंड। तो यहाँ पर जो प्रोसेस अपनाई गई उस ग्राउंड पे, साथ ही साथ जो मूल ग्राउंड है इन पर भी ये जो पर्टिकुलर लैंड यूज का चेंज है इसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो प्रोसीजर की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड विदाउट अ कंसल्टेशन प्रोसेस। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत है कि कंसल्टेशन प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन इस कंसल्टेशन प्रोसेस की अनदेखी पर्टिकुलर इस केस में की गई। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कही है इस डिसेंडिंग ओपिनियन में जस्टिस खन्ना ने। उन्होंने कहा है mere uploading of the gadget notification giving present and proposed land use with plot number was not sufficient compliance, but rather exercise violating the express as well as implied stipulation, that is necessity and requirement to make adequate and intangible डिस्क्लोजर। तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो आपको कुछ कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ता है। तो केवल आप नोटिफिकेशन देकर, एक गजेट नोटिफिकेशन देकर, प्लॉट का नंबर नोटिफाई करके आप ये कंप्लायंसेस की पूर्ति नहीं करते। जो प्रॉपर प्रोसेस स्टैब्लिश की गई है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप इसको वॉयलेट करते हैं तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। ये डिसेंडिंग ओपिनियन दी गई जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा। चलिए हमारे न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो न्यूज़ इन फ्लैश में जो आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि हमारे चीफ गेस्ट होने वाले थे रिपब्लिक डे के दिन, वो अब नहीं रहे। वो अब इस समारोह के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि नहीं रहेंगे, क्योंकि यूके में हाल ही में न्यू स्ट्रेन पाया गया है कोविड-19 का। तो इस न्यू स्ट्रेन को देखते हुए पूरे यूके में एक लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस लॉकडाउन में वहाँ की जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने ये संदेश दिया है भारत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि वो हमारे चीफ गेस्ट नहीं बन पाएंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यूके में उनकी ज़रूरत है और उनको खास ध्यान देने की आवश्यकता है वहाँ पर कोविड-19 के इस न्यू स्ट्रेन को लेकर। इसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बेस्ट विशेस दी है उनको कि यूके इस महामारी, इस न्यू स्ट्रेन से बहुत अच्छे से लड़ सके और जल्द से जल्द इससे उभर सके। तो ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं था कि जब चीफ गेस्ट ने आने का मना किया हो। इसके पहले भी 2013 में ओमन के जो सुल्तान हैं, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, इन्होंने अपना जो रिपब्लिक डे का इनविटेशन था उन्होंने उस पर वो नहीं अटेंड कर पाए और चीफ गेस्ट नहीं बन पाए उसके लिए, क्योंकि कुछ संचार में कुछ दिक्कतें थी, कम्युनिकेशन कुछ इशू थे उसको लेकर। उसके बाद में भूटान के जो किंग है जिंगमी केशर नामग्याल वांगचुक, ये उनकी जगह पे आए। वही 2019 में भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हमारे ऐसे चीफ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन किन कारणों से उनका भी आना कैंसिल हो गया। उसके चलते हुए साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है साइरिल रामाफोसा, वो उनकी जगह पर आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने कब कब किस किस डिग्निटरी को बुलाया गया है, तो ये इसका आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे डिग्निटरीज आए हैं रिपब्लिक डे की परेड में, वो आए हैं फ्रांस से, फिर आता है भूटान का नंबर, फिर इंडोनेशिया, मॉरिशस, उसके बाद में कुछ कंट्रीज से जहाँ से 2-2 बार ये चीफ गेस्ट हमारे डिग्निटरीज आए हुए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।